नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अखिल स्वामी आज उन चीजों पे बात करना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले 2-3 दिन में घटी हैं और आज घटी और उस पे आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। अगर कमेंट बॉक्स पे आप डालेंगे तो मुझे पता चलेगा और उसी हिसाब से फिर हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। पहली एक घटना घटी कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है जिससे मुझे लगता है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा हुई। हमारी जो सनातनी परंपरा है उसकी रक्षा हुई है। आपको पता ही होगा किस प्रकार से गुजरात में बिल्किस बानो के साथ एक ऐसी लड़की जो प्रेग्नेंट थी और भीड़ ने उसको घेर लिया था, उसके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी थी, उसके गर्भ को गिरा दिया था और 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया था। और उसके बाद जब निर्णय हुआ कोर्ट का और जो 11 दोषी लोग थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, तो उसके बाद 10 साल के बाद, जिसमें बड़ा भाग करीब 7-8 साल ऐसा था जबकि सरकार ने उनको पैरोल पे छोड़ दिया था, तो बहुत कम दिन वो जेल के अंदर रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि वो निर्णय गलत था, उसको निरस्त किया है और ये निर्णय है कि अब वो दोबारा जेल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे देश में जहां नारियों का इतना सम्मान माना गया है, जहां पे महाभारत और रामायण के दोनों युद्ध इसीलिए हुए हैं कि नारी का अपमान हुआ था, उस देश में नारी का रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले, उसकी बेटी को मारने वाले, हत्या करने वालों को वहां गुजरात के मंत्रियों ने संस्कारी ब्राह्मण कहा था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ये कृत्य हुआ है और जिससे देश की छवि, सनातन धर्म की छवि, हिंदू धर्म की छवि पूरे विश्व में खराब हुई थी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उसकी रक्षा की है और ये पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि जो बलात्कारी है और जिसका बलात्कार हुआ है उसका धर्म और जाति नहीं देखा जाता, दंड मिलना चाहिए अपराध की तुलना में। क्योंकि जिस प्रकार की परंपरा इन लोगों ने रखी थी तो ये लगने लगा था आईटी बनारस के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों ने दुराचार किया, लड़की को निर्वस्त्र किया और जिस प्रकार के उसके साथ उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद 2 महीने के बाद उनको अरेस्ट किया गया। तो अगर इसी प्रकार की परंपरा कायम रहती, गुजरात में जैसे उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया था, यहां भी इन लोगों को हो सकता है कि अगले चुनाव में मानो पार्लियामेंट या असेंबली का चुनाव का चिन्ह दे दिया गया होता बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश के अंदर जिस व्यक्ति ने, शुक्ला जी ने आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया था, मुझे नहीं पता कि वो जेल में आज क्या कर रहा है या छूट गया है या समोसे और चाय खा रहा है, पी रहा है। लखीमपुर के अंदर जिस प्रकार एक मंत्री पुत्र ने अपनी जीप से किसानों को कुचला था और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उनको बेल मिल गई थी और कोर्ट ने कहा था कि अनजाने वश कभी कभी जीप चलाते हुए, कार चलाते समय दुर्घटना हो जाती है, इसलिए इनका अपराध इतना। और आज उसी अपराध पे नया कानून केंद्र सरकार ने प्राप्त कर दिया, जिसमें बड़े बड़े जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कार चालक हैं, उन्होंने हड़ताल की। सरकार झुकी और कहा कि हम इस आदेश को सस्पेंड करते हैं। लेकिन एक गरीब ड्राइवर को और एक गरीब जो वाहन चालक है उसको ये सारे नियम होंगे और जब वहां मंत्री पुत्र होगा जो कहेगा कि मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था और बाद में ये सिद्ध होगा, जब एसआईटी सिद्ध करेगी कि वो मौके पे मौजूद था, तो उसके बाद उसको इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा। तो गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग के कानून बनाना, अलग अलग प्रकार के कानून बनाना मेरे ख्याल से कानून सम्मत नहीं है। इसके अलावा जो घटना घटी है, जिस प्रकार से चारों शंकराचार्यों ने घोषणा की है कि जो अयोध्या के अंदर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है तो ये शास्त्रों और वेदों के अनुरूप ये सारी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिसका हम सब मान करते हैं। और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए जो सनातन धर्म के माननीय मूल्य हैं और जो हमारे शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं, हमारे हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 पीठ थे, उनके धर्माचार्य, उनके शंकराचार्य ही इसके लिए योग्य थे। लेकिन इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। और अगर राजनीतिक कार्यक्रम भी बनाया गया होता और उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया जाता, उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती तो अति उचित होता। लेकिन उनको ना बुलाकर, वाइस प्रेसिडेंट को ना बुलाकर, क्योंकि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले नागरिक होते हैं
उपराष्ट्रपति दूसरे नागरिक होते हैं और प्रधानमंत्री तीसरे नागरिक होते हैं। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और प्रधानमंत्री क्योंकि देश के 142 करोड़ जनता में उन सभी के संरक्षक हैं जो कि अलग अलग धर्म और जाति संप्रदाय में बिलीव करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंबेडकरवादी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्य समाजी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आदिवासी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। उनके लिए जो ईश पूजा है वो नहीं करते, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो ऐसे समय में एक प्रश्न ये था कि क्या देश के प्रधान सेवक को, जिसका कर्तव्य पूरे देश की 142 करोड़ जनता को एक ही दृष्टि से देखना है, वो इस प्रकार से एक धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को जाना चाहिए और वो जाएंगे जबकि उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा। इसके अलावा जो अलग अलग भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक पटल में घटनाएं घट रही हैं, राजस्थान के अंदर कर्णपुर में पिछली बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी, कर्णपुर में जो सिटिंग विधायक थे कांग्रेस के, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद चुनाव घोषित हुआ तो बीजेपी ने सारी परंपराओं को ताक में रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़वाया और चुनाव लड़ते समय ही उसको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, ये सोचकर कि वहां की जो क्षेत्रीय जनता है वो उन्हें वोट देगी क्योंकि वो मंत्री बन गए हैं और कोई भी क्षेत्रीय जनता मंत्री से हाथ धोना नहीं चाहेगी। लेकिन कर्णपुर की जनता ने 17,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट को हराया और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया जहां पे कांग्रेस अभी हार चुकी है। इसका मतलब ये लगता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वसुंधरा राजे का जिस प्रकार राजस्थान में अपमान हुआ है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान का अपमान हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, शायद राजनीतिक जो जमीन है उसके नीचे कुछ हलचलें हो रही हैं और जिसका दुष्प्रभाव हो सकता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसमें ये देखने को मिले। इसके अलावा जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से जो शंकराचार्य हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जिस प्रकार से एक जाल में फंसाने का प्रयास किया गया था विपक्षी दलों को कि आप राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें अगर आएंगे इसका माने आप हमारे दबाव में आ गए और आप नहीं आएंगे तो आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नहीं मानते। उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। जो उद्धव ठाकरे हैं वो जो पंचवटी जहां भगवान श्री राम ने बहुत दिनों तक विश्राम किया था, वहां पर उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, वहां भगवान श्री राम के दर्शन 22 तारीख को करेंगे। और उद्धव ठाकरे ने यह कहा था क्योंकि जो ये राम जन्मभूमि का उत्सव है इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है, सबसे ज्यादा त्याग किसी ने किया है, सबसे ज्यादा सीना ठोक के अगर किसी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए उन्होंने तपस्या की है जब बाकी लोग माफी मांग रहे थे, उसमें शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे का और ठाकरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनको आमंत्रित नहीं किया गया और जब ये सोचा गया था ये 22 तारीख को ये विपक्षी दल आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने सुना है जो सूत्र बताते हैं कि ये विपक्षी दल 21 तारीख को जाके वहां दर्शन करेंगे और जब ये उद्घाटन हो जाएगा जिसमें मुख्य रूप से कैमरे के सामने माननीय मोदी जी होंगे, कैमरे के फ्रेम में केवल वो रहेंगे, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और इसका लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास होगा। तो ये लोग उसके पहले जाके राम जन्मभूमि का दर्शन कर लेंगे, भगवान श्री राम का दर्शन कर लेंगे। मैं भी भगवान श्री राम का दर्शन करने जाऊंगा लेकिन 22 तारीख को नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय मोदी जी ने मना कर दिया है, ना मुझे कोई निमंत्रण है, ना मुझे वहां कोई जाने देगा। लेकिन 22 तारीख के पहले मैं जरूर दर्शन करूंगा, 22 तारीख के बाद जाके दर्शन करूंगा। लेकिन मैं भगवान श्री राम के साथ साथ मैया सीता का भी दर्शन करूंगा, पहले गणेश जी की स्तुति करूंगा और उसके बाद भगवान बजरंग बली की स्तुति करूंगा, उसके बाद मैया सीता का और श्री राम का दर्शन करूंगा, उनके सामने मत्था टेकूंगा। लेकिन ये जो राजनीतिक कार्यक्रम बन रहा है जिसमें धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रूप दे दिया गया है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दे दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो विपक्ष है उसने इसकी काट ढूंढ ली है और इस प्रकार से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस अपनी रणनीति बना रहा है, जिस प्रकार के जमीनी स्तर पर वो काम कर रहा है, जिस प्रकार से सारे राज्यों में सभी स्थानों पर करीब करीब समझौता इंडिया अलायंस का हो गया है, ऐसे समय में जब राजस्थान के एक उपचुनाव में जो कि केवल 15-20 दिन के अंदर उपचुनाव हुआ है, वहां 1 महीने के अंदर चुनाव हुआ है,
वहां पे अगर इस तरह का परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि उपचुनाव में बीजेपी हार रही है, एक सिटिंग मंत्री हार रहा है, इसका माने बयार दूसरी तरफ बह रही है, हवा दूसरी तरफ बह रही है, हवा पलटनी शुरू हो गई है। और इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि भारतीय राजनीतिक पटल पे जो नितिन गडकरी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार एक विषकन्या की तरह काम करती है, और उन्होंने ये अफसोस जाहिर किया कि जिस सड़क को बनाने के लिए वो सालों से प्रयास कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, और ये अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं, उनकी बात को आगे बढ़ाते नहीं। तो अगर अधिकारी एक केंद्रीय मंत्री जो कि सड़क परिवहन के मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनते, इसका मतलब यह है कि पूरी सत्ता की बागडोर केंद्रीय मंत्री और इतने वरिष्ठ मंत्री जो आरएसएस के बड़े क्लोज हैं, आरएसएस के प्रिय पात्र हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, इसका माने देश की सरकार पीएमओ के माध्यम से चल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही वहां आदिवासियों के जंगल सफाई होनी शुरू हो गई, वहां पे बड़े बड़े जंगल कटने शुरू हो गए, 14-15 हजार पेड़ की कटान शुरू हो गई। जब आदिवासियों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वहां जाके उन्होंने आंदोलन करने का प्रयास किया, तो आदिवासियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर जो एक वसावा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उस क्षेत्र में अकेले ऐसे विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से जीते हैं, बाकी सभी क्षेत्रों में बीजेपी की जीत हुई है। जिस प्रकार से उनको अरेस्ट किया गया है और जिस प्रकार से पूरे आदिवासी समाज में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है, जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वहां गए तो हजारों लोगों की संख्या एक छोटे से गांव में इकट्ठा थी। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जहां आदिवासियों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, वो इस प्रकार से आंदोलित है कि उनके जंगल काटने शुरू हो गए हैं। अडानी जी की कोयले के खदानों के लिए जंगल सौंप दिए गए हैं, उनके रहने की जगह नहीं बचेगी। और जिस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर चुनाव में हुआ है, गुजरात के अंदर भरूच के अंदर ये हुआ है, और जो पूरे देश के अंदर प्रतिक्रिया दिख रही है, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पे जो ईडी के अधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पटल पे जो पूरा परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव 2024 के चुनाव में होगा। और ईवीएम के बारे में भी जैसे खबरें मिली कि लोगों ने ईवीएम को हैक करके बता दिया, दिखा दिया, और ये बताया कि जो शीशे की वो दीवार होती है उसके पीछे वीवीपैट को जिस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, पहले वोट में वोट एक ही जगह पड़ता है, और दूसरी बात अगर उसी जगह वोट डालने का कोई प्रयास करे, दूसरे कैंडिडेट को देने का प्रयास करे, तो पहले ही कैंडिडेट को मिलता है। इसका माने ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र और बाबा साहब भीम अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अगर ये जनता के बीच में ये एक संदेश चला गया है और जनता इस चीज का प्रयास कर रही है कि वहां पे जो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये ईवीएम से ना हो। पूरे विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने में देश के परिवेश में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे, और हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो सनातनी परंपरा है, देश की महत्तम परंपरा है, जिसमें हम देशवासी 142 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत से, सद्भाव से देश को मजबूत करेंगे। कोई धार्मिक जाति विद्वेष नहीं होगा, ऐसा मेरी कामना है। और ऐसे ही देश के विभिन्न भागों से जो मैसेज मिल रहे हैं उसे मेरा ऐसा संदेश मिलता है। इसी आशा के साथ आप लोगों से मेरा निवेदन है, द पब्लिक इंडिया को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसे सर्कुलेट करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर हम लोगों को बताएं, जिससे आपके जो प्रतिक्रिया है उसका हम समावेश कर सकें और अगली जो प्रेजेंटेशन हो उसमें उसका ध्यान रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।